यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने हर कठिनाई को अवसर में बदला और अपने सपनों को सच कर दिखाया। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ चलें, परिश्रम और धैर्य की शक्ति को महसूस करने। परिश्रम और धैर्य की शक्ति। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और कहने लगा, भगवान, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिलती, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन पहले एक काम करो, पास के गांव में जाओ और सबसे अच्छा बीज लेकर आओ। युवक तुरंत गांव चला गया। पूरे दिन ढूंढने के बाद उसे एक किसान मिला जिसने उसे एक सुंदर बीज दिया। वह बीज लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, अब इस बीज को जमीन में बो और इसे रोज पानी दो। इसे सही समय पर सूरज की रोशनी मिलेगी और सही देखभाल मिलेगी तो यह पेड़ बन जाएगा। युवक ने वैसा ही किया। कई महीने बीत गए लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ। वह निराश होकर फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने हर दिन परिश्रम किया, बीज को पानी दिया, लेकिन यह अंकुरित नहीं हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है कि बीज सही ना रहा हो, लेकिन क्या तुम्हें परिश्रम करने से कुछ सीखने को नहीं मिला? तुम्हारा धैर्य बढ़ा, तुमने देखभाल का महत्व समझा और अपनी आदतों को नियमित बनाया। असफलता कभी कभी केवल अनुभव का पाठ होती है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा परिश्रम वह है जिसने हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं। जीवन में हर प्रयास का फल मिलता है, बस समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर एक बीज अंकुरित नहीं हुआ तो दूसरा जरूर होगा। युवक ने गौतम बुद्ध की बातों को गहराई से आत्मसात किया। वह समझ गया कि असफलता केवल एक मार्गदर्शक है, न कि अंत। उसने अपने जीवन में परिश्रम, धैर्य और विश्वास के साथ अपने कार्यों को जारी रखा। कुछ समय बाद वह एक नई योजना के साथ आगे बढ़ा। उसने सही बीज चुने, जमीन को और अच्छे से तैयार किया और प्रकृति के नियमों के अनुसार काम किया। धीरे धीरे उसके खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। यह देखकर उसकी मेहनत और अधिक बढ़ गई। युवक बुद्ध के पास वापस गया और कहा, भगवान, आपने सही कहा था। असफलता ने मुझे सिखाया कि गलतियों को सुधार कर फिर से प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में असफलता केवल तुम्हें मजबूत बनाती है। जिस तरह एक बांस का पेड़ पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर अचानक बढ़ने लगता है, उसी तरह तुम्हारे परिश्रम का फल भी सही समय पर मिलेगा। युवक ने यह बात अपने जीवन का सिद्धांत बना ली। वह न केवल खुद सफल हुआ, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने लगा। युवक अब अपने गांव में लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। जब कोई व्यक्ति निराश होकर उसके पास आता तो वह बुद्ध की सिखाई हुई बातें साझा करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, तुम हमें सिखाओ कि हमने जो बीज बोए थे वे क्यों नहीं उगे। हम भी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। युवक ने मुस्कुराकर कहा, पहले यह समझो कि मेहनत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होनी चाहिए। तुमने बीज बोए, लेकिन क्या तुमने यह सुनिश्चित किया कि मिट्टी सही थी, पानी और धूप का संतुलन ठीक था? मेहनत केवल करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा में करना जरूरी है। उसने आगे समझाया, मैंने भी असफलताएं देखी हैं। पहले मुझे लगा कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन फिर मैंने सीखा कि जब तक मैं अपनी गलतियों को नहीं पहचानूंगा और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करूंगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। युवक ने एक बार फिर गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और कहा, भगवान, मैंने आपकी शिक्षा को अपनी जिंदगी में अपनाया और सफलता प्राप्त की, लेकिन अब मैं दूसरों को भी यह सिखाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। याद रखो, जो ज्ञान तुमने अपने अनुभव से प्राप्त किया है वह सबसे प्रभावी होता है। दूसरों को उनकी असफलताओं में सहारा देना और उन्हें सही मार्ग दिखाना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ध्यान रहे, दूसरों को सिखाते समय उनके नजरिए और समस्याओं को भी समझो। हर किसी का संघर्ष और परिस्थितियां अलग होती हैं। युवक ने यह बात समझी और अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना बना लिया। उसने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी परिश्रम और धैर्य का संदेश फैलाना शुरू किया। युवक ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपने संघर्षों से जो सीखा उसे दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। अब वह न केवल एक परिश्रमी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन गया था। कुछ समय बाद उसके गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोग भूख से परेशान थे। गांव के लोग हिम्मत हारने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए। युवक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा,
संकट हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति को परखने के लिए आता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। उसने सुझाव दिया कि गांव के लोग मिलकर एक तालाब बनाएं, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। यह काम आसान नहीं था, लेकिन युवक ने अपने अनुभवों और बुद्ध की शिक्षा का सहारा लिया। उसने सबको प्रेरित किया और खुद सबसे पहले काम शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। कुछ ही समय में एक बड़ा तालाब तैयार हो गया। बारिश आने पर तालाब भर गया और गांव के खेतों को पानी मिलना शुरू हो गया। लोगों ने समझा कि परिश्रम और सामूहिक प्रयास से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। युवक ने कहा, यह तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं है, यह हमारी एकता, मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। हमें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। गांव की तरक्की और सुखद बदलाव की खबर गौतम बुद्ध तक भी पहुंची। उन्होंने युवक को बुलाया और कहा, तुमने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाए। यही सच्ची सफलता है। परिश्रम, धैर्य और दूसरों की सेवा का यह मार्ग तुम्हें हमेशा सम्मान और संतोष देगा। हर मुश्किल में एक नया अवसर छिपा होता है, बशर्ते हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। एकता और सहयोग से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। अपनी मेहनत और सफलता से दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेहनत और धैर्य केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार युवक की यात्रा एक व्यक्तिगत संघर्ष से शुरू होकर पूरे गांव की प्रेरणा बनने तक जारी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की बातें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द स्थापित करने में भी सहायक साबित होती हैं। आज हम बात करेंगे उनकी कही गई 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथ हों तभी सीमित नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत भी बन सकती हैं। उनकी बातें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द स्थापित करने में भी सहायक साबित होती है। बुद्ध की शिक्षाओं के पढ़कर आप समझेंगे कि यह समय, परिस्थिति और स्थान से परे है और हर युग में उपयुक्त बनी रहती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उनकी कही गई 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं और हमें आंतरिक शांति प्रदान कर सकती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन दूसरों की भलाई और सेवा के लिए समर्पित था। वह अपने शिष्यों को भी यही सीख देते थे कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए दूसरों की सहायता करनी चाहिए, साथ ही सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें केवल बाहरी दुनिया को समझने का मौका नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाती है। गौतम बुद्ध की अमूल्य शिक्षाओं में से बात करते हैं उनके द्वारा कही गई 3 बातों की, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और जिंदगी में चल रही उथल-पुथल को शांत करने में मदद कर सकती है। बुद्ध की बताई गई प्रमुख 3 शिक्षाओं में उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया है। उन्होंने अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे जीवन में कभी कोई पीड़ा न हुई हो। लेकिन बुद्ध यह भी कहते हैं कि दुख में भी प्रसन्नता और संतोष बनाकर रखा जा सकता है। दुख से मुक्ति का रास्ता बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति का रास्ता भी सुझाया। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण, सही सोच, सही कार्य, सही जीवन शैली, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के जरिए हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। उन्होंने अहिंसा पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी जीव के प्रति क्रोध, घृणा या हिंसा का भाव रखना मानवता के खिलाफ है। दुख से मुक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण एक अनिवार्य साधन है। आत्मनिरीक्षण हमें अपने भीतर की कमियों और गलतियों को पहचानने में मदद करता है और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि अपने विचारों और कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। नकारात्मकता को त्यागने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। अजय एक ऐसा लड़का था जिसने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने हर बार खुद को संभाला और अपनी मंजिल पाई। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो असफलता से घबराते हैं। पहली असफलता, अजय पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब वह 12वीं की परीक्षा में बैठा तो कुछ पारिवारिक परेशानियों की वजह से वह फेल हो गया। यह उसके लिए बड़ा झटका था। रिश्तेदारों ने ताने दिए, दोस्त मजाक उड़ाने लगे
और वह खुद को पूरी तरह असफल मानने लगा। हिम्मत जुटाई एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, यह तो सिर्फ एक कदम है जो तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। इन शब्दों ने अजय को झकझोर दिया। उसने अपनी गलतियों पर काम करना शुरू किया। दूसरी कोशिश अगले साल उसने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। सुबह से शाम तक केवल एक ही लक्ष्य, पास होना। उसने 12वीं परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। यह उसकी पहली जीत थी। करियर की चुनौती 12वीं के बाद अजय इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी था। उसने 2 साल तक तैयारी की, लेकिन पहली बार वह सफल नहीं हो पाया। यह उसके लिए फिर एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः सफलता तीसरी बार। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी सभी कमजोरियों पर काम किया। इस बार उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि एक अच्छे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अजय का सबक कॉलेज से निकलने के बाद अजय ने एक अच्छी नौकरी पाई। उसने अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया और उन सभी लोगों को प्रेरित किया जो असफलता के डर से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। संदेश: अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर बार गिरने के बाद उठना और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। असफलता से मत डरो, क्योंकि यह सफलता का पहला कदम है। अजय की कहानी ने हमें दिखाया कि असफलता किसी के जीवन का अंत नहीं है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का सामना किया। कॉलेज में नया सफर। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाना अजय के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था और बाकी छात्र शहरों के बड़े बड़े स्कूलों से आए थे। अजय, जो छोटे से गांव से था, खुद को उनसे कमजोर महसूस करता। कई बार प्रोफेसरों के सवाल न दे पाने की वजह से वह शर्मिंदा होता। सहपाठी भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। पहली हार पहले सेमेस्टर में अजय की हालत खराब थी। वह परीक्षा में पास तो हो गया, लेकिन उसके अंक बहुत कम थे। उसके अंदर से एक आवाज आई, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। वह टूटने लगा। घर पर माता पिता को यह बताने की हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है। खुद को बदलने का फैसला। लेकिन अजय ने हार मानने की बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। उसने तय किया कि उसे दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह मेहनत करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। नई शुरुआत। अजय ने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या बनाई। 1 सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना। 2 कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में घंटों तक पढ़ाई करना। 3 सीनियर छात्रों और प्रोफेसरों से सवाल पूछने में झिझक छोड़ना। 4 ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब की मदद से कमजोर विषयों पर ध्यान देना। धीरे धीरे वह अपने सहपाठियों के साथ कदम मिलाने लगा। पहली सफलता। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अजय ने अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर किया। जब उसने अपने अच्छे अंक देखे तो उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। सहपाठियों और प्रोफेसरों ने भी उसकी तारीफ की। यह अजय के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला पल था। सपने की ओर बढ़ता कदम। कॉलेज के अंतिम साल में अजय को एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। उसने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कंपनी के अधिकारियों को प्रभावित किया। अंततः सफलता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय को उसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। जब उसने पहली सैलरी पाकर अपने माता पिता को दी तो उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। अजय ने साबित कर दिया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अजय की सीख। अजय ने अपनी यात्रा के दौरान यह सीखा, कभी हार मत मानो। असफलता आपको मजबूत बनाती है। खुद पर विश्वास रखो। आपकी मेहनत और लगन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सही मार्गदर्शन और प्रयास करें, किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। संदेश: यह कहानी हर विद्यार्थी के लिए एक प्रेरणा है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है। असफलता से सबक लें, उससे डरे नहीं। जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही असली विजेता है। अजय अब अपनी नौकरी में व्यस्त हो चुका था। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना दिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। वह चाहता था कि वह अपने जैसे संघर्ष कर रहे छात्रों की मदद करे। समाज को वापस देना। अजय ने अपनी बचत से एक पहल शुरू की। उसने अपने गांव में एक छोटे से शिक्षा केंद्र की शुरुआत की, जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवाने लगा।
उसने अपनी कहानी और असफलताओं के अनुभव साझा किए ताकि बच्चे समझ सकें कि असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना चाहिए। धीरे धीरे उसके इस प्रयास की सराहना होने लगी। आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। अजय ने अपने कॉलेज और कंपनी से जुड़े लोगों से भी मदद मांगी। उन्होंने उसे फंडिंग दी और अब उसका शिक्षा केंद्र एक बड़ा संस्थान बन गया, जहां छात्रों को मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय अवसर अजय की मेहनत और सामाजिक कार्यों को देखते हुए उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया। यह सम्मेलन उन लोगों के लिए था जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था। अजय ने वहां अपनी कहानी सुनाई। उसकी बातों ने कई लोगों को प्रेरित किया। नई चुनौतियां। हालांकि अजय ने अपने सपनों को साकार करने में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर उसे और ज्यादा छात्रों की मदद करनी है तो उसे खुद को और बेहतर बनाना होगा। इसलिए उसने एक बड़े बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया ताकि वह अपनी सामाजिक पहल को एक बड़े स्तर पर ले जा सके। अंतिम सफलता। अजय ने बिजनेस स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पहल को एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था में बदल दिया। अब उसकी संस्था न केवल छात्रों को शिक्षा देती थी, बल्कि उन्हें करियर गाइडेंस, रोजगार के अवसर और मानसिक स्वास्थ्य का भी समर्थन प्रदान करती थी। प्रेरणा का स्रोत। अजय की कहानी अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही, वह हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि असफलता कभी भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती। संदेश। अजय की कहानी का तीसरा भाग यह सिखाता है कि असली सफलता वह है जो न केवल आपके जीवन को बदल दे, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। सपने वे नहीं जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। असफलता से डरो मत, क्योंकि यही वो आग है जो आपके अंदर की ताकत को जगाती है। राष्ट्रीय पहचान और नई जिम्मेदारियां। अजय की संस्था शिक्षा की रोशनी अब पूरे देश में जानी जाने लगी थी। एक दिन सरकार ने उसकी संस्था को एक बड़े शैक्षणिक सुधार प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रोजेक्ट दूरदराज के गांवों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए था। अजय के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। नई चुनौती। ग्रामीण शिक्षा की वास्तविकता। अजय ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो उसने देखा कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। स्कूलों में टीचर की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और माता पिता का अपने बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता न देना, ये सभी बड़ी समस्याएं थीं। उसने तय किया कि वह सिर्फ एक औपचारिक पहल नहीं करेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाएगा। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अजय ने योग्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का अभियान चलाया। बच्चों के लिए प्रेरक कार्यक्रम। उसने बच्चों के लिए ऐसी वर्कशॉप्स आयोजित की जो उन्हें पढ़ाई के प्रति रुचि जगाए। माता पिता की भूमिका। गांवों में जाकर माता पिता को जागरूक किया कि शिक्षा उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। रुकावटें और उनका समाधान। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। कई जगह लोग उसके प्रयासों का विरोध कर रहे थे। कुछ ने कहा, यह शहर का लड़का है, इसे गांव की समस्या क्या पता। अजय ने अपनी विनम्रता और दृढ़ निश्चय से सबको समझाया कि वह बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे और उसका समर्थन करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अजय के काम की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी थी। उसे यूनाइटेड नेशंस ने एक शैक्षिक सम्मेलन में आमंत्रित किया, जहां उसने ग्रामीण शिक्षा सुधार पर अपने अनुभव साझा किए। उसकी योजनाएं और उनके परिणामों को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। सपने का विस्तार। अब अजय का सपना केवल भारत तक सीमित नहीं था। उसने दक्षिण एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों में भी शिक्षा सुधार परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी संस्था को ग्लोबल लाइट फॉर एजुकेशन नाम से विस्तार दिया। एक प्रेरणा स्रोत। अजय अब न केवल एक सफल व्यक्ति था, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी। बच्चे उसकी तरह बनने का सपना देखने लगे। अंतिम संदेश। अजय ने अपने जीवन के अनुभव से यह सीखा और सिखाया, असफलता केवल सीखने का अवसर है। जब आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो समाज को वापस देने की जिम्मेदारी निभाएं। सच्ची सफलता दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलती है। अजय की यात्रा का सार। अजय की कहानी हमें बताती है कि असफलता कभी भी हमें रोक नहीं सकती, जब तक कि हम खुद रुकने का फैसला न करें। मेहनत, लगन और दूसरों की भलाई का भाव हमें न केवल सफल बनाता है, बल्कि हमारे सपनों को दूसरों के सपनों से जोड़कर एक नई दुनिया का निर्माण करता है। सपने केवल अपने लिए मत देखो, उन सपनों को दूसरों की रोशनी बनने दो। यही असली सफलता है। अजय की संस्था ग्लोबल लाइट फॉर एजुकेशन
अब कई देशों में शिक्षा सुधार का पर्याय बन चुकी थी। उसके काम का असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। ग्रामीण इलाकों में उसने लड़कियों की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार को भी प्राथमिकता दी। अजय के प्रयासों से लड़कियों की शिक्षा का सुधार, जिन गांवों में लड़कियां पढ़ाई से वंचित थीं, वहां अब वे स्कूल जा रही थीं। डिजिटल लर्निंग का प्रसार, उसने गांवों में डिजिटल लर्निंग सेंटर स्थापित किए जहां बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाती थी। रोजगार के अवसर, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। परिवार और भावनात्मक जीत, अपने जीवन के इस मुकाम पर अजय ने अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाया। एक समय था जब वह अपनी असफलताओं से डरता था और माता पिता से आंखें चुराता था, लेकिन अब उसके माता पिता अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व करते थे। अजय ने अपने माता पिता को वह हर खुशी दी जिसका उन्होंने सपना देखा था। उसने अपने गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया और उसे अपने माता पिता के नाम समर्पित किया। यह पुस्तकालय अजय की सफलता और उसके परिवार के सपनों का प्रतीक बन गया। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा, अजय अब हर साल हजारों छात्रों से मिलता था। वह उन्हें अपने संघर्ष की कहानी सुनाता और बताता कि किस तरह उसने असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता पाई। उसने अपनी संस्था के माध्यम से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ऐसे छात्रों को मदद दी जाती थी जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर थे। सपनों को नया आयाम, अजय ने महसूस किया कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी जरूरी है। उसने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू किया। ग्रीन स्कूल अभियान, उसने हर स्कूल में पेड़ लगाने और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने की पहल की। महिला शिक्षा और रोजगार, उसने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। अंतिम उपलब्धि, कई सालों के बाद अजय को अपने काम के लिए ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उसे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दिया गया। यह पल न केवल उसके लिए बल्कि उन लाखों लोगों के लिए गर्व का था जिनकी जिंदगी उसने बदल दी थी। उसने मंच पर कहा, मेरी कहानी केवल मेरी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जिन्होंने असफलताओं से लड़कर अपने सपनों को साकार किया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अजय की विरासत, अजय की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं थी, यह उस विचार की कहानी थी जिसने लाखों दिलों में आशा की किरण जलाई। संदेश, अजय की कहानी का अंतिम भाग हमें यह सिखाता है, असफलता हमें मजबूती सिखाती है। सफलता तब पूर्ण होती है जब वह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। शिक्षा, मेहनत और समर्पण से दुनिया में कोई भी बदलाव संभव है। जीवन की असली जीत केवल खुद के लिए नहीं। एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं सफल नहीं हो पाता। व्यक्ति ने कहा, क्या कोई आप उपाय बता सकते हैं जिसमें सफलता का मंत्र छिपा हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अवश्य बता सकता हूँ। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका सही से पालन करते हैं वह अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी में सफल होने के 15 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको कोई भी अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है और तुम्हें भी सफल और सबसे अलग बना सकता है। यह आदत तुमको भी मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे, मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। पहली आदत, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से पहली आदत है, समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना कि उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें का सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी दौड़ लगा लो वह पहले जैसी बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है।
और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। दूसरी आदत, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। यही आदत हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करा दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए एक बच्चा बनकर हमेशा सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास दो कान और एक मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो कि किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथी आदत, असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाजी हाजी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। अगर कोई भी चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम आ रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात को रखने का पूरा हक है और न बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में, आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ इससे कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को, अगर कोई कमी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वीं आदत, अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्चा करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15वीं आदत, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को लेकर चलता है, साथ ही वह दूसरों की भी मदद करता है, दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था जहां एक वृद्ध साधु रहते थे।
उनका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी जी जीवन भर साधना और ध्यान में लीन रहे और दुनियादारी से दूर एकांत में अपनी आत्मा की शांति खोजते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन का सही मार्गदर्शन पाने आते थे। युवक का आगमन एक दिन एक युवा युवक जिसका नाम अर्जुन था स्वामी जी के पास आया। वह जीवन से परेशान और असमंजस में था। उसने कहा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी खुशी होती है तो कभी गहरा दुख। मैं समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। पास के तालाब पर जाओ और वहां से एक बाल्टी पानी लेकर आओ। पानी का पाट अर्जुन ने बाल्टी उठाई और तालाब की ओर चल पड़ा। जब वह तालाब से पानी भरकर वापस लौटा तो स्वामी जी ने उसे बाल्टी का पानी जमीन पर फेंकने को कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर स्वामी जी ने उसे दोबारा तालाब से पानी लाने के लिए कहा। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। हर बार जब अर्जुन पानी लाता तो स्वामी जी उसे फेंकने के लिए कह देते। आखिरकार अर्जुन थक कर बोला, स्वामी जी, आप मुझे यह व्यर्थ का काम क्यों करवा रहे हैं? पानी तो हर बार फेंक दिया जाता है, इसका क्या मतलब है? जीवन का रहस्य। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, इस बाल्टी को देखो। जब तुमने पहली बार पानी भरा तो यह अंदर से गंदी थी, लेकिन बार बार पानी भरने और खाली करने के बाद यह अब एकदम साफ हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा, हमारा मन भी इस बाल्टी की तरह होता है। शुरुआत में यह भय, असफलता और नकारात्मक विचारों से भरा होता है, लेकिन अगर हम इसे बार बार अच्छे विचारों और सही कर्मों से भरते रहें तो धीरे धीरे यह निर्मल हो जाता है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे मन की शुद्धता में है। जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर मन स्थिर और स्वच्छ हो तो सब कुछ सहज लगता है। अर्जुन को स्वामी जी की बात समझ आ गई। उसने अपने जीवन की परेशानियों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह यह समझ गया कि जीवन में स्थायी सुख पाने के लिए उसे अपने मन को शांत और स्वच्छ रखना होगा। अर्जुन ने स्वामी जी का धन्यवाद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़ा। इस अनुभव ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। संदेश: जीवन में सच्चा सुख और शांति हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। जब मन शांत और निर्मल हो तो हर परिस्थिति को सहन करना आसान हो जाता है। रघु एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था और उसके पिता खेती बाड़ी से अपने घर का खर्चा चलाते थे। रघु बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला लड़का था। वह अपने परिवार की गरीबी को खत्म करना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका गांव गर्व कर सके, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ थीं। रघु की पढ़ाई का खर्च निकालना मुश्किल था। फिर भी उसकी माँ हमेशा उसे कहती, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, सपनों को कभी मरने मत देना, मेहनत करते रहो। उसकी माँ के ये शब्द उसके लिए प्रेरणा थे। हर दिन सुबह सुबह रघु अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को गांव के एक पुराने स्कूल में पढ़ने जाता। स्कूल की हालत खराब थी, किताबें भी आधी अधूरी थीं, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने पुराने मास्टर जी से पूछ कर पढ़ाई करता और खेत में काम करते हुए भी अपनी किताबें साथ रखता। एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी के अधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि जो छात्र पढ़ाई में अच्छा करेगा उसे शहर में पढ़ाई का मौका मिलेगा। रघु के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस परीक्षा को पास करेगा। रघु दिन रात मेहनत करने लगा। उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन उसने गांव के अन्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई की। वह उनके साथ अपने नोट्स बांटता और सभी को प्रेरित करता। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। परीक्षा का दिन आया। रघु ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसने गांव के सभी बच्चों में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। उसे शहर जाने और पढ़ाई करने का मौका मिला। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। शहर में आकर रघु ने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े स्कूल, शानदार लाइब्रेरी और सभी के पास आधुनिक तकनीक थी। रघु के पास न स्मार्टफोन था, न ही अच्छे कपड़े। उसके साथ के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रघु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी माँ के शब्द याद किए, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। वह हर सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी जाता और देर रात तक पढ़ाई करता। उसे जब भी खाली समय मिलता वह अपने गांव और परिवार के बारे में सोचता और अपने सपने को याद करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह स्कूल में टॉप करने लगा और शिक्षकों का प्रिय बन गया। उसके दोस्तों ने भी उसकी लगन और मेहनत को समझा और उसकी मदद करनी शुरू की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन रघु के पिता बीमार हो गए।
घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। रघु के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह पढ़ाई छोड़कर गांव लौट जाए या फिर किसी तरह पढ़ाई और घर के खर्च का इंतजाम करे। रघु ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह सुबह अखबार बांटता, शाम को एक रेस्टोरेंट में काम करता और रात में पढ़ाई करता। यह सब आसान नहीं था, लेकिन रघु के सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत देते थे। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। रघु ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उसकी पहली सैलरी से उसने अपने पिता का इलाज करवाया और अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया। रघु ने अपने गांव में भी बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का मौका मिला। उसने किसानों के लिए नए उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराई, जिससे उनकी खेती बाड़ी में सुधार हुआ। आज रघु का नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में प्रसिद्ध है। लोग उसकी मेहनत और लगन की कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। वह बच्चों को सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और विश्वास से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अंत रघु की सफलता की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखता है। सपने सच होते हैं, बस उन्हें जीने का जज्बा होना चाहिए। रघु ने गांव की भलाई के लिए कई और कदम उठाए। उसने अपने अनुभवों के आधार पर एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां वह गांव के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता। बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन में भी आत्मनिर्भर बनने की सीख लेते। एक बार रघु के गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। किसानों की फसल बर्बाद हो गई और लोग निराश हो गए, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए सरकार और कई गैर सरकारी संस्थाओं से मदद मांगी। उसकी कोशिशों से गांव में पानी का एक बड़ा टैंक बनाया गया, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिली। इतना ही नहीं, उसने किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। धीरे धीरे गांव के किसान नई तकनीकों को अपनाने लगे और उनकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। रघु का सपना था कि उसका गांव आत्मनिर्भर बने और उसने इसे सच कर दिखाया। एक दिन रघु को राज्य सरकार ने सम्मानित किया। उसे ग्राम प्रेरक पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार उसे उसकी मेहनत, संघर्ष और समाज के प्रति किए गए योगदान के लिए दिया गया। इस मौके पर उसने कहा, मैंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सफलता की कुंजी मेहनत और धैर्य है, बस खुद पर विश्वास बनाए रखें। रघु की यह बात सुनकर सभी उपस्थित लोग प्रेरित हुए। कई युवा उसके पास आए और उससे मार्गदर्शन मांगने लगे। उसने खुशी खुशी सबकी मदद की। आज रघु के गांव के बच्चे बड़े सपने देखने लगे हैं। वे जानते हैं कि अगर रघु भैया जैसे एक साधारण किसान का बेटा अपने सपनों को पूरा कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। रघु अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। उसने अपनी सफलता से यह साबित किया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। उसकी कहानी ने पूरे इलाके में बदलाव की लहर पैदा कर दी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे प्रेरित होकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे। रघु ने अपने जीवन का एक नया उद्देश्य तय किया, हर गरीब बच्चे को शिक्षा और अवसर देना। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई और विकास में मदद करता है। उसका यह प्रयास अब राज्य से निकलकर देश भर में फैलने लगा। रघु ने यह साबित किया कि सपने सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं होते। अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। निष्कर्ष, रघु की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। रघु की तरह अगर हम अपने सपनों को जिंदा रखें और उनके लिए पूरी लगन से मेहनत करें तो न केवल हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। रघु की यात्रा प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो हमें बताती है कि असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि
आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहाँ तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूँ वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूँ वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन अच्छा, शरीर अच्छा, मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा है, बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा, बताइए बुद्ध, वह खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहाँ पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहाँ पर है?
उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार ये बात पूछ ही ली। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहाँ पर है? मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूँ। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, भांते, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहाँ गड़ा हुआ है, लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद? महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वह जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो ये किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊं। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब बताइए वह कहाँ पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं तथागत, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे ये बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहाँ पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोद दूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, बनते, वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोते। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोत कर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है, जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, को बात नहीं बनते, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में यह फसल कहाँ से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें कहा था यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है।
और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहाँ पर है, ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, बनते अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद बखुदा। संगीत, अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा, और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा, और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था, और वह मन ही मन पूछता है, माही गांव कितनी दूर है? और वह बुद्धि कहती है, बेटा 2 मील से अधिक नहीं, आप पहुंच चुके हो, चिंता मत करो। संगीत 2 मील के बाद भी कोई शहर नहीं आया। अब भी वह सुनसान सड़कें और दूर दूर तक कुछ नहीं। वे किसी तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं और फिर वही प्रश्न और वह स्थिति और वही उत्तर। अब आनंद अपना घर खो चुका है। आनंद अपना ठेला गिरा के बुद्ध से कहता है, मैं अब और आगे यहाँ से मिलने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ और ऐसा लग रहा है कि हम इन 2 मीलों को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। हमने 3 बार विश्वास कर दिए, फिर भी दूर दूर तक ना कोई कम दिखता है, ना कोई शहर। आनंद आदि कहते हैं, लेकिन एक सवाल है, मेरे मन में बार बार उठ रहा है कि मैं आपके साथ 40 साल से रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपसे बेमतलब सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर वह आवश्यक है या अनावश्यक है उसकी मुझे परवाह नहीं। एक बात से पूछनी है कि आप क्यों हंस रहे थे जब उसे बूढ़े ने कहा 2 मील? फिर आप उसे बुधिया के साथ हंस और वह भी मुस्कुराए। फिर तीसरे के साथ भी वही हुआ। यह हंसी क्या थी? आप लोगों के बीच क्या चल रहा था? आप उन्हें नहीं जानते, दबा आपको नहीं जानते। बुद्ध ने कहा, हमारा पैसा एक ही तो है। मैं हंसा तो वे हंसे। वे समझ गए कि यह आदमी उसी तरह के पैसे का है जहां आपको लोगों को प्रोत्साहित करना होता है। बस 2 मिनट, बस थोड़ा, अंततः लोग पहुंचे जाते हैं। लेकिन अगर तुम शुरू से ही उन्हें 15 अप्रैल को हो तो वह सोचकर ही मार लेंगे, लेकिन उसकी जगह आप 2 मील की दूरी तय कर लेंगे। दोस्तों, इस कहानी में आनंद अपना धैर्य खो देता है और बुद्ध जानते हैं कि सर अब भी बहुत दूर है, परंतु उन्होंने अलग को नहीं बताया। ऐसा जीवन में क्यों जरूरी है कि छोटे छोटे लक्ष्य को देखना पड़ता है। जब आप कुछ बड़ा पाना हो तो उसका कारण है मैन हमारा चंचल है, और ये चंचल मैन अपने आप को कोई कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे आराम और मजा चाहिए। हमारे शरीर में बहुत शक्ति होती है, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। उसका बस एक कारण है, हमारा मैन। इस मैन को हर चीज तुरंत छुट्टियां में करनी है, वह कम नहीं करना चाहता। किसी चीज को कम करने में समय लगता है तो मैन दुखी होता है और उसे लगता है कि मेहनत करनी पड़ रही है तो आपसे कह कि छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, दर्द हो रहा है, और आप अपना धैर्य खो लेते हैं। जीवन के उसे मापसिया और सपने को भूल जाते हैं। आपका धैर्य वापस कैसे आएगा? धैर्य आप ध्यान से वापस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सांसों पर ध्यान करोगे तब आपको ठहर की आवश्यकता होगी। उसे समय मैन आपको आपकी भूत की घटना या भविष्य की चीजों में पहुंचा देगा। कुछ देर बाद जब आपको होश आएगा कि अरे मैं तो सांस पर ध्यान दे रहा था और मैं कहां से कहां पहुंच गया, उसे समय आपका धैर्य डगमगाएगा। आपको दुख और लगेगा कि मुझसे ध्यान नहीं हो रहा है। बस उसे समय, उसे चिंतन को छोड़ फिर से ध्यान में लग जाओ। फिर आपका मैन भटकेगी और फिर आपके अंदर दुख और चिड़चिड़ाहट पैदा होगी कि नहीं हो रहा। अपने आप को फिर माफ करो और फिर सांस पर ध्यान दो। ऐसा करते करते आपका मैन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और ये धैर्य ध्यान से आपकी जीवन की आदत बन जाएगा और ये धैर्य आपके साथ हमेशा बना रहेगा। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप शांत और ठहरी से रहेंगे और अपने जीवन में बड़ा से बड़ा रास्ता पार कर लेंगे। जब हम खुद को कमजोर समझने लग जाते हैं, हमेशा खुद से ही कहते रहते हैं तुझे कुछ नहीं आता, तो किसी काम का नहीं। जब भी हम खुद को लेकर नेगेटिव होते हैं तो अपने भीतर छुपी खूबियों को भी भूल जाते हैं। दुनिया में किसी से भी पहले आप खुद के लिए हैं। अगर आप खुद के बारे में भला नहीं सोचोगे तो और कौन सोचेगा? हम इसीलिए भी खुद को लेकर फर्क महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दायरा छोटा होता है। बेहतर है अपने जैसे लोगों के साथ मिले इंसान तब हार जाता है जब अपनी हर छोटी परेशानी को साझा करने के लिए किसी और के कंधे को ढूंढता है। जिस दिन अपने आंसुओं का कंधा आप खुद बन जाते हैं,
उस दिन कोई आपको नहीं हरा सकता। दोस्तों, हमेशा हर काम के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। उन्हें दिल से स्वीकारें और उनके लिए मेहनत करें। अपने छोटे छोटे कामों की प्रशंसा करें। इससे आप खुद को लेकर अच्छा महसूस करेंगे और अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी के ऐसे मोड़ पर है जहां आपको खुद को लेकर सेल्फ डाउट होने लगा है, तो इन आदतों को अपना ले चलिए। दोस्तों, इन आदतों को एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। मगध के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह कभी खुद को महत्व नहीं देता था। हमेशा दूसरों की राय के आधार पर ही अपने निर्णय लेता और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीता। उसकी इस आदत का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वह खुद को कमतर समझने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, अर्जुन, अगर तुम अपनी कद्र खुद नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारी कद्र कैसे करेगा? यह सुनकर अर्जुन के मन में गहरी बेचैनी पैदा हुई। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया और सुना कि बुद्ध पास के जंगल में प्रवचन दे रहे हैं। अर्जुन ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं हर किसी के लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य अपनी कद्र करना तभी सीखता है जब वह खुद को समझने और अपने जीवन को संवारने के लिए समय देता है। इसके लिए 5 आदतें अपनाना आवश्यक है। बुद्ध ने उसे पहली आदत के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा, पहली आदत है खुद से सच बोलना। उन्होंने अर्जुन को एक दृष्टांत सुनाया। एक दिन एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलता है उसे वह इनाम देगा। लोग बारी बारी से झूठ बोलने लगे। अंत में एक किसान आया और बोला, महाराज, आपने इस प्रतियोगिता की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि आप खुद सबसे बड़े झूठे हैं। क्योंकि आप खुद सबसे बड़े झूठे हैं क्योंकि आप कभी अपने वादों को पूरा नहीं करते। राजा को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, क्योंकि किसान ने उसे उसका सच दिखा दिया। उसी दिन राजा ने तय किया कि वह खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगा। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, जैसे राजा ने अपने झूठ को स्वीकार किया, वैसे ही तुम्हें भी खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। हर दिन खुद से पूछो कि क्या तुमने अपने विचार, भावनाओं और कार्यों में ईमानदारी रखी। अर्जुन ने इस आदत को अपनाया। पहले कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों को खुश करने के लिए अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं को छुपा लेता था। जैसे जैसे उसने खुद से सच बोलना शुरू किया, उसकी आत्मा हल्की होने लगी। कुछ समय बाद अर्जुन ने पूछा, भगवान, दूसरी आदत क्या है? बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत है समय की कदर करना सीखो। यह सबसे बड़ा धन है। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक साधु रोज सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान करता था। एक दिन एक किसान उसके पास आया और कहा, महाराज, मैं दिन रात काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास समय नहीं होता। आप कैसे हर दिन इतने शांत रहते हैं? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद करते हो। अगर तुम केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दोगे जो वास्तव में जरूरी है, तो तुम्हारे पास बहुत समय होगा। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, हर दिन सुबह उठकर यह तय करो कि आज तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। जब तुम अपने समय को महत्व दोगे तो खुद को भी महत्व देने लगोगे। अर्जुन ने यह आदत अपनाई। उसने बेकार की बातों और चिंताओं पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अनुशासन और शांति का अनुभव किया। अर्जुन ने अगली बार पूछा, भगवान, तीसरी आदत क्या है? बुद्ध ने कहा, तीसरी आदत है आभार व्यक्त करना। उन्होंने उसे एक और कहानी सुनाई। एक गरीब आदमी हर समय अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे अपनी आंखें, हाथ और पैर के बदले लाखों मुद्राएं देने का प्रस्ताव दिया। गरीब आदमी चौंक गया और बोला, महाराज, मैं अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं बेच सकता। साधु ने कहा, तो फिर तुम इतने अमूल्य हो, अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभार करो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हारे जीवन में संतोष और खुशी लाएगा। अर्जुन ने हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में पहले से ज्यादा सकारात्मकता आ रही है। अर्जुन ने बुद्ध से चौथी आदत के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत है अपनी क्षमताओं को पहचानो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक मूर्तिकार जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसे एक पुराना और बेड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा कि यह लकड़ी बेकार है, लेकिन कुछ दिन बाद एक और मूर्तिकार उसी पेड़ से सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। पहले मूर्तिकार ने तब महसूस किया
कि पेड़ बेकार नहीं था, उसे सिर्फ उसकी क्षमता पहचानने की जरूरत थी। अर्जुन ने बुद्ध की बात मानी और अपनी ताकतों को पहचानने की कोशिश की। ने पाया कि वह लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें समाधान देने में माहिर है। उसने अपने इस कौशल का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। अंत में अर्जुन ने पूछा, भगवान आखिरी आदत क्या है? बुद्ध ने कहा, दूसरों से तुलना करना बंद करो। उन्होंने एक और दृष्टांत दिया। एक बार एक कमल का फूल तालाब में खिला। पास ही एक गुलाब का फूल था जो कमल को देखकर ईर्ष्या करता था। गुलाब ने कहा, काश मैं भी तालाब में होता। कमल ने जवाब दिया, मित्र तुम अपने बगीचे में हो और मैं तालाब में, हम दोनों अपने 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 स्थान पर अनोखे और सुंदर हैं। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, दूसरों से तुलना करने से तुम केवल दुखी होगे। अपने रास्ते पर ध्यान दो। अर्जुन ने यह आदत अपनाई और खुद को जैसे वह है वैसे ही स्वीकार करना शुरू किया। अर्जुन ने इन आदतों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वासी है। अब गांव के लोग भी उसे अधिक सम्मान देने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है, अब मैं अपनी कद्र करना सीख गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है। जब तुम खुद को समझते हो, अपने आप से प्रेम करते हो, तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान जीवन का आधार है। जब हम खुद से सच बोलते हैं, अपने समय की कद्र करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं, तो हमारा जीवन खुशहाल और सार्थक बन जाता है।